Good morning students. Now we start Dalton's atomic theory. आज हम क्या पढ़ेंगे? डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे. ये क्या होती है? बाय द 19th सेंचुरी लोगों को ये पता चलने लगा था कि क्या होता है एलिमेंट और क्या होते हैं कंपाउंड्स, और उन्हें ये भी पता चल गया कि कंपाउंड एलिमेंट जब आपस में मिलते हैं या कंबाइंड होते हैं तो क्या बनाते हैं? कंपाउंड्स बनाते हैं, और उससे ही क्या होती हैं? केमिकल रिएक्शंस होती हैं. तो उसी केमिकल रिएक्शन के पीछे कुछ क्या होते हैं? लॉज होते हैं. और जो एलिमेंट्स हम लेते हैं उसका मास और जो प्रोडक्ट बनकर आता है उसका मास क्या होता है? इक्वल होता है. तो जब भी कोई रिएक्शन होती है तो हम क्या करते हैं? कुछ ना कुछ लॉज को फॉलो करते हैं. तो यहाँ पे जो केमिकल रिएक्शन में कुछ लॉज फॉलो हुआ करते थे 19th सेंचुरी में, वो क्या थे? फर्स्ट लॉ था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. इट्स के अकॉर्डिंग क्या हुआ कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन. इट मीन्स कि जो मास था उसे ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन. अंडरस्टैंड नाउ. इसके बाद क्या हुआ? सेकंड लॉ आता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन. इट मीन्स in a chemical substance the elements are always present in definite proportion by mass. कि जो भी केमिकल सब्सटेंस है एलिमेंट्स का, वो उसमें एलिमेंट्स का जो मास होगा और जो प्रोडक्ट बन के आएगा उसका जो मास होगा, दोनों ही क्या होंगे? एक फिक्स प्रपोर्शन में होंगे. क्लियर? तो इसके बाद क्या हुआ कि 19th सेंचुरी में जितने भी इस तरीके के और भी कई लॉज आए, और इन लॉज की वजह से क्या हुआ? कुछ कंफ्यूजन क्रिएट होने लगा. कि जब कंफ्यूजन क्रिएट होने लगा तो फिर एक जॉन डाल्टन्स जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या करा? एक एटॉमिक थ्योरी लेकर आए जिसे क्या कहा गया? डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. अब सबसे पहले मैं आपको कुछ बता दूं कि डाल्टन्स कौन थे. ठीक है. John Dalton was born in a poor weaver family in 1766 in England. जो जॉन डाल्टन्स थे वो कब बॉर्न हुए थे? एक पुअर फैमिली में बॉर्न हुए थे 1766 में, और इंग्लैंड में बॉर्न हुए थे. ठीक है. एंड ही बिगेन हिज करियर एज अ टीचर एट द एज ऑफ 12. 12 साल की उम्र से ही उन्होंने अपना करियर स्टार्ट कर दिया था एज अ टीचर. एंड 7 years लेटर ही बिकम स्कूल प्रिंसिपल. और करियर के 7 सालों के बाद ही वो क्या बन गए? अपने स्कूल के प्रिंसिपल. एंड इन 1796 डाल्टन लेफ्ट फॉर मैनचेस्टर टू टीच फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स इन अ कॉलेज. एंड ही स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज लाइफ देयर टीचिंग एंड रिसर्चिंग. उन्होंने केमिस्ट्री पढ़ाने के लिए, मैथ्स और फिजिक्स पढ़ाने के लिए क्या करा? डाल्टन्स ने क्या किया था? मैनचेस्टर को छोड़ दिया था, और उन्होंने क्या करा? अपना मोस्ट ऑफ लाइफ का बहुत सारा जो समय था वो टीचिंग में और रिसर्चिंग में व्यतीत किया था. ठीक है. तो नाउ वी कम डाल्टन्स पोस्टुलेट्स. कि उन्होंने जो अपनी डाल्टन थ्योरी दिए थे उसके कुछ सिद्धांत दिए थे, कुछ पोस्टुलेट्स दिए थे. तो वो क्या थे? फर्स्ट पोस्टुलेट क्या था? कि ऑल मैटर्स इज मेड अप ऑफ टाइनी इनडिवाइजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स. कि जितने भी मैटर हैं वो किससे बने होते हैं? एक स्मॉल पार्टिकल से बने होते हैं, टाइनी पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, और इनडिवाइजिबल पार्टिकल से बने होते हैं जिन्हें हम डिवाइड नहीं कर सकते, जिन्हें हम क्या कहते हैं? एटम्स कहते हैं. और यही जो इनडिवाइजिबल एटम्स होते हैं, ये इसका सेकंड पोस्टुलेट है. ठीक है. इनडिवाइजिबल एटम्स कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन. की जब केमिकल रिएक्शन होती है, ये जो इनडिवाइजिबल एटम्स होते हैं ना तो उन्हें क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है. ठीक है. इट इज अ सेकंड पोस्टुलेट. थर्ड पोस्टुलेट क्या आता है? कि जब एटम ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. क्या होता है कि जब एलिमेंट्स क्या होते हैं? आइडेंटिकल होते हैं मास में, केमिकल रिएक्ट प्रॉपर्टी मास में और केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या होते हैं? आइडेंटिकल होते हैं. एंड फोर्थ पोस्टुलेट्स में क्या कहा? कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. जो एटम्स हो के जो डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं उनमें क्या होते हैं? डिफरेंट डिफरेंट मास होते हैं और डिफरेंट ही केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं. डिफरेंट एलिमेंट होंगे तो क्या होगा? डिफरेंट प्रॉपर्टीज होगी और डिफरेंट मास होंगे. एंड एटम्स कंबाइन इन अ रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड्स. और एटम जब आपस में कंबाइंड होते हैं तो एक स्मॉल होल नंबर के रेशियो में कंबाइंड होते हैं और क्या बनाते हैं? कंपाउंड्स को फॉर्म करते हैं. जैसे कि आप वाटर का फॉर्मूला ले सकते हो. एक क्या हुआ? कंबाइंड हो रहा है किसमें? H2 एंड
O में, तो हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल लगे, 2 एटम लगे और ऑक्सीजन का 1 एटम लगा, मिलके उन्होंने क्या बनाया, कंपाउंड बनाया, क्या, वाटर। द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड्स। जो रिलेटिव नंबर होता है और काइंड्स ऑफ एटम्स होते हैं वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है किसी भी कंपाउंड्स में। इट मींस जो हमारा रिएक्टेंट होगा, रिएक्टेंट का जो मास होगा या फिर नंबर ऑफ एटम्स होंगे वो इक्वल होंगे इन द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स के। जितना हमारा नंबर ऑफ प्रोडक्ट बन रहा है उसमें क्या होंगे, नंबर ऑफ एटम्स इक्वल होंगे या फिर मास इक्वल होगा, यानी कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का ही मास और नंबर ऑफ एटम्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, तभी क्या होगा, ये रूल फॉलो होगा। ठीक है। और यहाँ पे क्या एक चीज और है कि देखो, जो हमने लॉज स्टार्टिंग में पढ़े थे 19th सेंचुरी में, लॉ ऑफ कंजर्वेशन एंड डिस्प्रपोर्शन लॉज, वो यहाँ पे देखो इस वाले जो पोस्टुलेट्स दिए हैं डाल्टन्स ने, यहाँ पे फॉलो हो रहा है। देखो जो फर्स्ट लॉ था वो यहाँ का जो हमारा सेकंड वाला पोस्टुलेट्स है इसको दिखा रहा है, जिसमें दिखाया कि डिवाइजिबल एटम्स कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। ये हमारा कौन सा लॉ है, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन का लॉ है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का है। ठीक है। और सेकंड वाला जो हमारा लॉ है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रॉपर्टीज का जो हमारा लॉ है वो कौन सा है, यहाँ के लास्ट के जो 2 है, एटम्स कंबाइंड इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर ऑफ टू फॉर्म कंपाउंड्स एंड द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड्स। ये कौन से लॉ के अंडर आ रहा है, जो हमने क्या पढ़ा था, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रॉपर्टी, जिसमें क्या कहा गया था कि जो केमिकल सब्सटेंस होते हैं या एलिमेंट्स होते हैं ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास में होना चाहिए। तो यहाँ पे भी उसने वही चीज कही गई है कि मास क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए, कांस्टेंट प्रोपोर्शन में होना चाहिए। ठीक है। नाउ कम टू द लिमिटेशन। अब इसमें इस थियोरी की ना अपनी एक लिमिटेशंस भी थी, कि इस थियोरी ने क्या कहा कि इट एक्सप्लेन द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बाय मास बट फेल टू एक्सप्लेन द लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। इसने क्या करा, केमिकल कॉम्बिनेशंस को तो के मास को तो इसने एक्सप्लेन किया, लेकिन गैसियस वॉल्यूम को एक्सप्लेन नहीं किया। तो यहाँ पे ये थियोरी क्या हो गई, फेल हो गई। ठीक है। एक और इसका लिमिटेशन है कि इट कुड नॉट एक्सप्लेन व्हाई एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस, साइज एंड वैलेंसीज। इसने एक्सप्लेन नहीं किया कि क्यों एटम्स के डिफरेंट एलिमेंट्स के मासेस अलग होते हैं या साइज अलग होती हैं या वैलेंसीज अलग अलग होती हैं। ठीक है। एंड इट कुड नॉट एक्सप्लेन द नेचर ऑफ बाइंडिंग फोर्सेज बिटवीन एटम एंड मॉलिक्यूल्स विच अकाउंट्स फॉर द एक्सिस्टेंस ऑफ 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। और ये इसको भी एक्सप्लेन करने में फेल हो गई कि जो नेचर है ऑफ बाइंडिंग फोर्सेस का बिटवीन एटम और मॉलिक्यूल्स के बीच में, वो एग्जिस्ट क्यों नहीं करता है 3 स्टेट ऑफ मैटर्स में। ठीक है। आई होप you will be understand the Dalton's theory. Thank you so much.